Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I am back again with another interesting video. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत 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 ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि आजकल जो हमारी 21st सेंचुरी है ये बहुत डिजिटलाइज हो चुकी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बना रही है। तो इसलिए आजकल ये एक हॉट टॉपिक है और इसके बारे में हम में से हर इंसान को लाजमी पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंट्रोडक्शन की, इसमें जो लैंग्वेजेस, इसकी एप्लीकेशंस और एंड में हम इसका एक ओवरव्यू भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि हम जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, हम जो अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, हम उनमें ह्यूमन लाइक एबिलिटीज़ को जो है इंट्रोड्यूस कराएं, उनमें इस तरह की उनकी प्रोग्रामिंग करें कि वो ह्यूमन की तरह एक्ट करें। सिंपली जो इसका है ये कि जिस तरह से हमारा ह्यूमन ब्रेन थिंक करता है, क्या मशीन्स भी थिंक कर सकती हैं? क्योंकि हर काम जो है वो मशीनरी कर सकती है। हमने रोबोट्स बनाए, हमने डिफरेंट किस्म की चीज़ों को, जिनके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हमने इंट्रोड्यूस करवाया अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू। ठीक है, हमने अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करवाई है, क्या वो भी इस काबिल है जिस काबिल हमारी जो नेचुरली जो इंटेलिजेंस है, जो प्रॉपर्टीज़ उसमें हैं, जो काम वो कर सकती है, क्या मशीन्स भी वो काम कर सकते हैं? बाकी सब के बारे में तो हम जानते हैं कि मशीन सब काम कर सकती है, लेकिन द मेन फोकस इज़ कैन मशीन्स थिंक लाइक अ ह्यूमन बींग। तो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमने बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी जो हैं डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। एबल टू क्रिएट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द ह्यूमन माइंड, और इसमें फ़िलासफ़ी, इंजीनियरिंग में बहुत सारी डेफिनेशंस। लेकिन इन शॉर्ट जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है कि क्या हमारी मशीन जो है, हमारी मशीन्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी की तरह, ह्यूमन ब्रेन की तरह थिंक कर सकती हैं, ह्यूमन बॉडी की तरह रिएक्ट कर सकती हैं सिचुएशंस के ऊपर। ये हमारा मेन फोकस है। अगर जिस दिन हमें ये अटेन हो गया तो उस दिन हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पर्पस है, जो हमारी पूरी की पूरी रिसर्च है, वो कंप्लीट हो जाएगी, जो कि आज तक हमें इसका आंसर नहीं मिला। और अभी तक अगर है भी इसका आंसर तो अभी तक यही है कि वो थिंक नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मशीनरीज जो हैं उनमें क्या हमारे पास इंटेलिजेंस की हम जो प्रॉपर डेफिनेशन लेते हैं वो ये कहते हैं कि कैपेसिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल मशीन या रोबोट्स वगैरह, हम उनके कंप्यूटर साइंस अप्लाई करते हैं उनके ऊपर, उनमें एबिलिटी इंट्रोड्यूस कराते हैं, एबिलिटी प्रोड्यूस करवाते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, वो किसी भी कंडीशन पर इमीडिएट रिएक्ट कर सकें और वो ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट कर सकें। तो ये हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है उनमें किसी भी रोबोट में, किसी भी मशीन में ये सारी प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे एक फ़िलॉसफ़ी है जो हमें ये बताती है कि हमारे पास कोई भी ऐसा हम कंप्यूटर लेते हैं जिसको हमने इस तरह से, उसमें राइट इनपुट्स और आउटपुट्स के थ्रू हमने उस तरह से इसको प्रोग्राम किया हो कि वो हमारे ब्रेन की तरह, ह्यूमन माइंड की तरह सेम सेंसेस रखे। ठीक है, जैसे कि हम अपना ब्रेन रखते हैं, हमारा ब्रेन में डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स हैं, तो हमारे पास एक आर्टिफिशियल ब्रेन हो, आर्टिफिशियल माइंड हो हमारे रोबोट्स के अंदर, जिसको हम स्टिमुलेशन दें और उस स्टिमुलेशन के बाद जैसे डिफरेंट एक्शन से हमारा माइंड जो है, हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलती है, बिल्कुल इसी तरह उन मशीन्स को, उन रोबोट्स को भी एक स्टिमुलेशन मिले और उसके बाद वो रिएक्ट करें। तो इस टेक्नोलॉजी जो है इसके मदद से हम ये चाह रहे हैं कि हम ब्रेन की एक कॉपी बनाएं जो कि डायरेक्टली हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। हमारा जो मैन लेबर है वो कम हो जाए, यानी कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफ जो है वो मोर फिजिबल हो जाए, ज़्यादा आसान हो जाए, हमें इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़े। तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम शुरू हुआ
जो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्लासिकल फ़िलासफ़र्स जिनको हम बोलते हैं 1940s में, 1940 से 1956 के दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे पास प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर्स बनाए जो कि हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, कैलकुलेशंस करते थे और वो बहुत बड़े थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट बूलियन सर्किट मॉडल ऑफ ब्रेन आ गया दिया, जो कि 1943 से 1956 तक इन पर काम किया पिट्स ने और मैककुलॉक ने। तो जब उन्होंने इस पर काम किया, उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस सारा काम किया, उन्होंने कहा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, जो भी हमारे पास एक प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर्स आएंगे इनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। तो इसलिए इस टाइम को 1956 से 1974 तक जितना काम हुआ ये अडॉप्ट कर लिया गया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और एक प्रॉपर हमने एक डेजिग्नेशन बना ली है, एक डेस्टिनेशन हमारी जो है वो हो गई कि हमने आर्टिफिशियल में हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या है। तो इसलिए इन ईयर्स को हम गोल्डन ईयर्स कहते हैं। उसके बाद 1986 में क्या हुआ कि मशीन लर्निंग, कि मशीन जो है वो लर्न करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम यूट्यूब को कंसीडर करें तो यूट्यूब हमारे बिहेवियर को देखती है, उससे लर्न करती है, फिर जिस तरह की वीडियोस हमें पसंद होती हैं वो उसी तरह की हमें रिकमेंडेशन देती है। तो ये एक एल्गोरिदम होता है किसी भी एप्लीकेशन का, ठीक। ये मशीन लर्निंग बिहेवियर है, ठीक। उसके बाद 1995 में साइंस में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा। उसमें हमने क्या किया कि लर्निंग को रीजनिंग दे दी हमने कि अगर ये हमें कोई चीज़ रिकमेंड कर रही है तो ये उसकी रीज़न भी हमें बताएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, फूड एप्लीकेशंस के, अगर आप जिनके साथ हमारी जो हॉस्पिटल्स की हर चीज़ जो क्योंकि डिजिटलाइज हो रही है, तो हमें हमारा जो हेल्थ का जितना भी हमारा सिस्टम है वो भी डिजिटलाइज हो जाता है कि हाँ भाई ये पर्सन जो है इसको ये प्रॉब्लम है, ये अगर वो हमारी मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं आप ऐप के ऊपर आप चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, तो अगर आपकी जो भी हेल्थ के हवाले से आपकी जो भी फ़ाइल है अगर वो उसके साथ अटैच है, तो वो फ़ौरन से, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो वो आपको फ़ौरन बताएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको एक रिमाइंडर देगा कि आप ये पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं कर सकते। आप ये और बात है आप उसको निगलेक्ट कर दें और आप उस पिज़्ज़ा को ऑर्डर कर दें, वो पिज़्ज़ा आएगा। नेक्स्ट टाइम आप दोबारा जाते हैं, आप फिर वही पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, वो उस पिज़्ज़ा वो साथ में आपको ये भी बताएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, साथ में वो बोल्ड में आपको उसकी वैल्यू भी बताएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप फिर भी उस पिज़्ज़ा को ऑर्डर करते हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम उस रीज़न की बेस के ऊपर एक रीज़निंग हो गई ना कि आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई है, आप वो चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो क्या करेगा कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो एक्सक्लूड ही कर दे कि आप वो चीज़ ऑर्डर कर ही नहीं सकते, आप उस ऑर्डर के लिए अनएक्टिवेट हो जाएं, ठीक। तो इसी तरह विजन के फेस, जैसे आजकल डिफरेंट ऐप्स हैं कि आपके फेस के थ्रू जो है या आई की रेटिना के थ्रू आप एंटर करते हैं अपने सिस्टम में, यानी कि वो स्कैन करता है आपके फेस को, लैंग्वेजेस के थ्रू आपकी लैंग्वेज को वो सुनता है और उसको कन्वर्ट करता है दूसरी चीज़ में, डाटा में माइनिंग, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत सारे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेथड्स हैं जिनको हम इन सब चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये 2006 में फेस रिकॉग्निशन शुरू हो गई, एक सॉफ्टवेयर आया जो, ठीक है, वो हमारे कंज्यूमर्स हमारे कैमरास के अंदर मौजूद होता है और उसके थ्रू वो हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद 2003 से 2007 तक हमने रोबोट ड्राइविंग पे बात की कि डिफरेंट रोबोट्स हैं, उनके अंदर हमने ये डिफरेंट फंक्शंस को इंस्टॉल किया और हमने उनको इस काबिल बना दिया कि वो जो है ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2011 में हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि क्या हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उतना ही एफिशिएंट है जैसा कि ह्यूमन ब्रेन एफिशिएंट है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोगों ने रिसर्च शुरू की, साइंटिस्ट ने, उन्होंने हमारे ब्रेन का कंपैरिजन किया उन आर्टिफिशियल या उन मैन मेड कम्प्लेक्स कंप्यूटर से, ठीक। तो उन्होंने कहा कि हमारा ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
इसमें बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स मौजूद हैं जिनकी जो कि 10⁻12 न्यूरॉन्स इन अ ह्यूमन बीइंग, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारी साइनेप्सिस होती हैं, जो कि साइनेप्सिस के थ्रू जो है हमारे नर्व्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इनका साइकिल टाइम 1 मिली सेकेंड से भी कम होता है, यानी कि बहुत फास्ट है। और हमारा कम्प्लेक्स कंप्यूटर जो है वो उनको हम कैसे बना सकते हैं कि अगर हमारे पास 10⁻8 और मोर ट्रांजिस्टर हों एक ही CPU के अंदर, ठीक है, तो हमारे सुपर कंप्यूटर बनेंगे जिनमें हमारे पास 100 ऑफ CPUs होंगे, और उनकी बिट्स मतलब 10⁻12 अगर हम कंसीडर करें, इतनी बिट्स ऑफ रैम हो, ठीक है, उनका साइकिल टाइम जो है वो ह्यूमन ब्रेन से भी कम हो, ठीक। तो इसका कंक्लूजन उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास जो ह्यूमन ब्रेन काम करता है वही काम हम मशीन से भी करवा सकते हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि हम कैसे कराएंगे, ठीक। क्योंकि हमारे जो कनेक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत फाइन हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए। जबकि अगर हम बात करें मशीन्स की, तो इनमें कनेक्शंस इतने अच्छे नहीं होते, सिनेप्सिस नहीं होती, इतनी वायर्स नहीं होती। तो फिर नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहाँ कहाँ किस किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जितनी भी नेचुरल लैंग्वेजेस ह्यूमन बोल सकते हैं, हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी हैं कि जो हमें एक से दूसरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। हमने बहुत सारी इंस्टॉल कर ली हैं ऐसी एप्लीकेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। एक्सपर्ट सिस्टम्स जो कि हमें बताते हैं कि जैसे हम डिफरेंट कोई बिल्डिंग हमने बनानी है, हम उसका कोई मैप बनाते हैं और हम करते हैं, तो वो हमें कंप्यूटर सजेशंस देता है कि इस कंडीशन में आपका वेदर कंडीशन ये है, आपकी लोकेशन ये है, इस हवाले से आपके ये मैप जो है ये सूटेबल नहीं है। वो आपको एक एक्सपर्ट सिस्टम के तौर पर उसकी फ्लॉज बताता है। फिर उसके बाद प्लानिंग्स एंड रोबोटिक्स के कोई इवेंट प्लान करना हो, वो हम इवेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हमें प्लान करके दे सकता है। रोबोट्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट काम को कर सकते हैं, बस हमें उनकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे बिहेवियर को एनालाइज करते हुए वो लर्न करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट करता है। तो ये इस तरह गेम प्लेइंग, जैसे आजकल तो हम इंटरनेट के थ्रू किसी एक शख्स जो है वो यहाँ पर गेम खेल रहा है, दूसरा किसी दूसरी कंट्री में, दुनिया के किसी भी कोने में खेल रहा है। लेकिन इससे पहले जब हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, तब भी गेम प्लेइंग होती थी और आपके साथ कंप्यूटर गेम खेलता था कि एक का जब आपके साथ कोई भी पार्टनर नहीं होता था तो दूसरा पार्टनर कंप्यूटर होता था। वो आप अपनी इंटेलिजेंस के साथ खेलता था, आप अपनी इंटेलिजेंस के साथ खेलते थे। तो ये भी एक एप्लीकेशन थी जो कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ, जैसे जैसे मॉडर्न ईरा आया, तो ये मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बेटर की तरफ आता गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमारे पास क्या होती है, कि हमने डिज़ाइन किया एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारे पास हमें एनालाइज करता है, हमारी लैंग्वेजेस को समझता है और उन लैंग्वेजेस को जनरेट करता है जो कि ह्यूमंस नेचुरली बोलते हैं या नेचुरली यूज़ करते हैं। जैसे हमने बहुत सारी देखा कि उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है, या किर्गिज़ लैंग्वेज को, रशियन लैंग्वेज को उर्दू में कन्वर्ट करता है, या उर्दू को रशियन में कन्वर्ट करा होता है। यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में, कोई भी किसी भी कंट्री में आप चले जाएँ, वहाँ के लोगों की जो भी ज़ुबान है, आप अपनी उर्दू को उनमें कन्वर्ट करके उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर आप एक इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। बस आपके मोबाइल की टिप पे है सब कुछ, कि आपने बस वो ऐप इंस्टॉल करनी है और वो आपको अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगी अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। तो ये हमें एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इसके क्या होंगे, टेक्स्ट बेस्ड, कि या तो हम लिख के बताएंगे उन्हें कि भाई हम इस चीज़ को इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या हम बोल के बताएंगे कि भाई हमारी ये लैंग्वेज है, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर दें।
ठीक, जैसे हमारे पास गूगल असिस्टेंट होता है, ऐसी और बहुत सारी ऐप्स हैं कि हम जो बोलते हैं, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी ऐप्स होती हैं कि उनमें हम बोलते हैं और वो लिखता चला जाता है, और ये इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी भी आती है। तो ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं कि ये टेक्स्ट बेस्ड होता है या डायलॉग बेस्ड। उसके बाद हम स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे जिसके मैंने पहले भी बात की कि साउंड सिग्नल्स को कैप्चर करता है माइक्रोफोन के थ्रू और उसको एक सेट ऑफ वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 700 to 100 वर्ड्स पर मिनट ये लेता है माइक्रोफोन के थ्रू और उनको कन्वर्ट करता है, और उनमें 90% एक्यूरेसी भी होती है। कोई वर्ड ऐसा होता है कि जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, वरना वो ऑटोमेटिकली अगर हमारी प्रोनंसिएशन भी गलत है तब भी उसमें ये एबिलिटी है कि वो उस वर्ड को अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन डिक्शनरी उसको ठीक भी कर देता है, उसकी स्पेलिंग्स, उसकी हर चीज़ जो है वो एक्यूरेट होती है, और 90% एक्यूरेसी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये स्पीच रिकॉग्निशन ये कि इसका बहुत बड़ा हमारे पास एक एडवांटेजेस आता है। उसके बाद कंप्यूटर विजन, जैसे कि हमने पहले बताया कि हम किसी इमेज को उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर हम एज एन इनपुट के तौर पर किसी भी इमेज को देते हैं, वो हमें उसको स्कैन करता है और उसकी फ़ीचर्स, उसके हर चीज़ के बारे में हमें बताता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि किसी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बायोलॉजिकल हमारे पास ऑर्गन की पिक्चर है या किसी भी बोन की है, हम उसको कहें कंप्यूटर को कि उसकी हमने इस तरह से प्रोग्रामिंग की हो कि वो इसको स्कैन करे और इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताए या इसकी डिफरेंट पार्ट्स को एलैबोरेट करे, तो वो ये काम भी करता है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर विजन के अंदर आ जाता है। उसके बाद इंटेलिजेंट रोबोट के बारे में हमने पहले बात की कि हम रोबोट की इस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं हम कि वो ह्यूमन की तरह एक्ट करता है, ह्यूमन को मिमेक करने की एक्चुअली कोशिश करता है कि जिस तरह एक ह्यूमन एक्ट करता है वो उस तरह से एक्ट करने की कोशिश करता है, डिफरेंट कंडीशंस में अपने एक्ट्स को, अपने एक्शंस को मॉडिफाई करता है, क्योंकि हमने वो सारी की सारी उसके अंदर प्रोग्रामिंग की हुई होती है। तो ये इंटेलिजेंट रोबोट आ जाता है। उसके बाद डिफरेंट एक्सपर्ट सिस्टम, जिसके बारे में हमने बात की कि ये डिसीजन मेक करता है, हमने मैप बनाया है, ये अगर वो मैप में फ्लॉज हैं हमें बताएगा, हमें उसके बारे में। उसके बाद ऑटोमेटेड रीजनिंग एंड थ्योरम प्रूविंग के अगर हमें पता नहीं है, हमने किसी भी क्वेश्चन का हमें आंसर मालूम है, हम उनसे पूछ सकते हैं कि ये क्यों है, तो वो हमें बताएगा, उसको एक्सप्लेन करेगा। अगर कोई चीज़ हम जो है किसी भी चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे, हम उसको बताते हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के थ्रू उसको सॉल्व करके हमें उसके रिजल्ट्स देता है। और इसी तरह डिफरेंट एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट सिस्टम, वो हमें स्टॉक मार्केट की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, उसकी पिछली कारकर्दगी को देखते हुए और प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट हमारी स्टॉक मार्केट जो है उसका क्या प्रोग्रेस होगी, उसमें क्या रेवोल्यूशन आएगा, उस सब के बारे में हमें एक आइडिया दे देता है। तो ये इस तरह से हमारे एक्सपर्ट सिस्टम जो है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करते हैं। तो आर्टिफिशियल सारी हमारी जो हमने भी बात की, इस सब का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मशीनी दौर है। इट इज़ एन इरा ऑफ मशीन्स एंड इरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो बहुत सारी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारी लाइफ में काम कर रही हैं। हमारी स्टॉक मार्केट में हमने बात की, हमारी जो है वो कम्युनिकेशन में हमने बात की, किस तरह से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर काम करती है, किस तरह से हमें अच्छे सजेशंस दे सकती है। तो हमने ये सारा देख लिया, ठीक है, हमारे डिफरेंट। तो इस तरह से ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम पार्ट बन चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हमारे पास फील्ड क्या है, कंप्यूटर साइंस में हमें ग्राफिक्स मिलती हैं, हम ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग जो है हम अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम्स को कुछ उनमें इंटीग्रेशन करते हैं, उनमें कुछ सर्किट्स को हम एम्बेडेड करते हैं, हम उनको कुछ ख़ास जो है उनको देते हैं, हमने
उनको कुछ ऑर्डर्स देते हैं, हम उनको कुछ इनपुट्स देते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो हमें आउटपुट देते हैं। इसी तरह ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट के जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में है, अगर हमारे पास स्टोरेज जो है वो कम हो रहा है तो हमारा मोबाइल हमें रिमाइंडर देता है, हमारा कंप्यूटर्स हमें रिमाइंडर्स देते हैं। इसी तरह हमारी कंप्यूटर में गेमिंग्स वगैरह ये सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। इसी तरह टेली कम्युनिकेशन में हमारे पास जो ऑनलाइन असिस्टेंट वगैरह होते हैं, हमारे वॉइस डायलिंग के, हम किसी को भी थ्रू वॉइस जो है हम कॉल कर सकते हैं। हम अपने मोबाइल को, हम अपने सिस्टम को सिर्फ बताना है कि हमें इस पर्सन को कॉल करनी है, वो इटसेल्फ हमारी आवाज़ को रिकग्नाइज करते हुए उस पर्सन से हमारा रब्ता करवा देगा। स्पीच रिकग्निशन के हम जो बोल रहे हैं वो लिखता हुआ जाएगा, अगर हम लिखना चाहते हैं तो ये सारा जो है ये टेली कम्युनिकेशन में आ जाता है। उसके बाद अगर हम ऑटोमेशन वगैरह में बात करें तो जैसे कि नासा वगैरह इनकी फ़्लाइट जो होती हैं उनमें सारा सिस्टम जो है वो स्पीच वॉइस रिकग्निशन पे होता है कि आप उसको वॉइस के थ्रू जितनी भी हिदायत होती हैं, जितनी भी आपने उसको ऑर्डर्स देने तो वो सारे जो है आप वॉइस के थ्रू देते हैं और वो उसको आपकी वॉइस रिकग्निशन के ज़रिए एक्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह के जो हम हमारे एयर पायलट्स होते हैं उनको जो है हमारा सिस्टम जो होता है वो सारे के सारे जितनी भी डायरेक्शंस देता है वो इसी के थ्रू देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा हमारी कार्स के अंदर गेयरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक गेयरिंग सिस्टम होता है ये सारा। उस तरह रोबोट्स होते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट रोबोट्स बनाते हैं। वेल्डिंग रोबोट्स, बिहेवियर बेस्ड, यानी कि जिस तरह का अगले पर्सन का बिहेवियर होगा वो उसी तरह से एक्ट करेंगे, ऐसे रोबोट्स होते हैं। डांसिंग रोबोट्स, रोबोट नेविगेशन, यानी कि तमाम हमने हर पर्पस के लिए अलग से एक रोबोट प्रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ हमें उसकी एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग करनी है। तो उसके बाद हमारी डेली लाइफ में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को होम सिक्योरिटी के रोबोट्स की फॉर्म में, बैंक की सिक्योरिटी, पोस्ट ऑफिस, वेबसाइट्स, डिफरेंट डिजिटल कैमरास के अंदर, न्यूज़ पब्लिशिंग के, वो दौर भी दूर नहीं है जब हमारे पास रोबोट्स बैठकर हमें न्यूज़ बता रहे हुए होंगे और ह्यूमन की कहीं भी ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह फाइनेंशियल ट्रेड्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन लेबर की जगह हम रोबोट लेबर इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ और मेडिसिन के थ्रू हम गेम्स, टॉयज़, इन सब चीज़ों के लिए रोबोट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस में डिफरेंस कहाँ आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि जो हम उसको बताएंगे वो वही करेगी, जबकि वो क्रिएटिव नहीं है। जबकि हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस क्रिएटिव है, उसमें हम चेंजिंग लाते हैं, हम जो सोचते हैं वैसा करते हैं। लेकिन जो कुछ हमने बताया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही करेगी, उसके अलावा उसमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो कुछ और कर सके। ठीक है, लेकिन जो दूसरा इसमें है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत प्रिसाइज है, जो जो हम उसको वैल्यू देंगे ये उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी और बिल्कुल मेयर्ड काम करेगी। जबकि हमारा जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसमें ह्यूमन एरर आ सकता है। ठीक, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम है ये कंसिस्टेंटली काम कर सकता है बहुत देर तक के लिए, जबकि जो हमारा नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम है इसका एक मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बाद जाकर ये काम, इसका कंसिस्टेंसी नहीं रहती, ये नॉन कंसिस्टेंट हो जाता है। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है ये मल्टीटास्किंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल में एक ही साइड पर एक ही टाइम पर हम स्प्लिट स्क्रीन के थ्रू हम डिफरेंट वर्क डन कर सकते हैं, जबकि हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो नेचुरल इंटेलिजेंस है ये एक टाइम में ज़्यादा टास्क नहीं कर सकती, ये उसको हैंडल नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस एक दूसरे से डिफरेंट है। अब ये तो उसके कुछ फ़ायदे थे कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अब कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। नंबर 1, इसकी एबिलिटी बहुत लिमिटेड है, ये उतनी ही एबिलिटी है जितनी हम इसको प्रोवाइड करेंगे, जितनी हम इसमें प्रोग्राम करेंगे, उससे ज़्यादा की ये एबिलिटी नहीं शो कर सकता। स्लो रियल टाइम रिस्पॉन्स, यानी कि अगर हम इनको रिस्पॉन्स के ऊपर लगाएं तो ये उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते जितनी जल्दी ह्यूमन बीइंग रिएक्ट करते हैं, इनकी रिएक्टेंस कम है। उसके बाद एमरजेंसी सिचुएशन को ये हैंडल नहीं कर सकते, ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं जो इनमें इनकोडेड होती हैं, जबकि ह्यूमन बॉडी जो है ये किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करती है और उसको रिएक्ट करती है, जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम ऐसा नहीं कर सकता। इसको कोड करना बहुत मुश्किल है कि अब अगर हम
हर चीज़ के लिए इसको अलहदा से कोडिंग करें तो उसके लिए हमें बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है, हमें हर चीज़ के लिए, हर फंक्शन के लिए अलहदा से कोडिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए इसको कोड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें मशीनरी यूज़ हो रही है, तो हम ये हर पर्सन के लिए अफोर्डेबल नहीं है, इसकी कॉस्ट बहुत हाई है, इसलिए हर पर्सन इसको यूज़ नहीं कर सकता। ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर टू आंसर यू ऑल। और लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, विल मीट यू सून।